नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई भी चल रही होगी। और जैसा कि आपको पता है कि इस समय पेड बैच में कहानी विधा प्रारंभ हुई है। कहानी का विकास कराया गया, 3 लेक्चर अभी तक दिया जा चुका है। ये चौथा लेक्चर है, कहानी विधा का ये चौथा लेक्चर है विकास का। और कल से पाठ्यक्रम में जो कहानियाँ लगी हैं उन कहानियों की बात हम लोग कल से करेंगे। और कहानी विधा से कई सारे लोग जुड़ चुके हैं जो हमारे नए मेंबर्स हैं, जिनका कल एडमिशन हुआ है। शिवा दत्त, हेमलता जिनका कल हुआ है, संदीप, सुदर्शना, रोहिणी जिनका आज हुआ है। जो हमारे नए लोग हैं वो ज़रूर ध्यान दें कि कॉपी पेन लेकर बैठें। जो चीज़ें समझाई जाएँ उन्हें आप ज़रूर लिखते चलें, और लाइव क्लास में भी जो चीज़ें अलग से बताई जाएँ उन्हें भी नोट करते चलें। अगर लेक्चर देख रहे हैं शिवादित्य, हेमलता, संदीप, सुदर्शना, रोहिणी, तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि ये लेक्चर आप देख रहे हैं या नहीं। जब भी देखें कमेंट जरूर करें। ये वीडियो आज का पब्लिश है, हमारे सभी व्यूवर्स के लिए चैनल पर पब्लिश किया जा रहा है। आप सभी लोग देख सकते हैं और सभी लोग अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। अगर आप नए हैं, पहली बार आज देख रहे हैं और आप भी चाहते हैं कि आपको डेली वीडियो लेक्चर मिले, डेली PDF नोट्स मिले, डेली टेस्ट सीरीज मिले, डेली लाइव क्लास मिले, टॉप पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें आपकी तैयार हो जाएँ परीक्षा से पहले, तो आप इस नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। एडमिशन लगातार जारी है। जो आपका कहानी विधा का छूटा हुआ है 3 लेक्चर, वो भी आपको मिल जाएगा। ये लेक्चर तो पब्लिश है, इसे आप देख ही रहे हैं। और कल से जो पाठ्यक्रम में कहानी है वो शुरू होंगी। खासकर अब इधर की जो परीक्षाएं हो रही हैं, हाल फिलहाल में जो परीक्षाएं 1-2 वर्ष में जो परीक्षाएं हुई, वहाँ आप देख रहे हैं कि नई कहानी या विविध कहानी पर आधारित प्रश्न परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं। नई कहानी हो गई, समकालीन कहानी है, जनवादी कहानी है, समानांतर कहानी है, अकहानी है, सचेतन कहानी है, नई कहानी है। तो इस पर आधारित प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। तो एक एक कॉन्सेप्ट पर आपका ध्यान होना चाहिए, तभी इन चीज़ों को आप अच्छे से कर पाएंगे। लेक्चर को अंत तक देखें। 2-4 मिनट देखकर आप किसी पर आप डिसीजन नहीं ले सकते कि अच्छा है या नहीं अच्छा है, जब तक आप अंत तक ना देखें। तो इसलिए अंत तक जरूर बने रहें, एक एक चीज़ों को देखें, एक एक तथ्यों को देखते चलें। तो नई कहानी पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? दुष्यंत कुमार ने किया, लेकिन कुछ लोग इसका श्रेय नामवर सिंह को देते हैं। जब नामवर सिंह की बात आती है तो यहीं से प्रश्न बनता है कि जब नई कहानी की बात आई, नामवर सिंह की बात आई, तो नामवर सिंह ने इस नई कहानी के उत्थान की अभिव्यक्ति के रूप में जिन प्रतिनिधि रचनाओं का उल्लेख किया वो कौन सी है? क्या जानते हैं? नहीं जानते हैं तो जरूर कॉपी पेन लेकर बैठे हो, लिख लें कि नामवर सिंह ने नई कहानी के उत्थान में मार्कंड का पान फूल माना। और नई कहानी की जब बात आती है, नई की बात आती है, आंचलिकता की बात आती है, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि आंचलिकता में नामवर सिंह ने मैला आंचल को उठाया फणीश्वर नाथ रेणु का। तो खैर हम लोग उपन्यास का जिक्र यहाँ नहीं करेंगे। पानफूल की बात हो रही है, तो पानफूल जिसका प्रकाशन आप देखेंगे 54 में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 1956 में भैरव प्रसाद गुप्त के संपादन में नई पत्रिका नाम से एक विशेषांक निकला, जिसमें 18 लेखकों की कहानियाँ शामिल की गई और इसी के आधार पर नई कहानी कहा गया। नई कहानी आंदोलन जो 1954 का है, नई कहानी आंदोलन, ये समय के अनुसार भी कभी कभी पूछा जाता है। इसके प्रवर्तक त्रयी में कौन कौन आते हैं? तो राजेंद्र यादव हैं, मोहन राकेश हैं, कमलेश्वर हैं। ये वही कमलेश्वर हैं जिन्होंने प्रेमचंद को, जानते हैं क्या कहा है? ये वही कमलेश्वर हैं जिन्होंने प्रेमचंद तक को कह दिया पकी फसल में बहने वाला पानी। प्रेमचंद को क्या कहा है? पकी फसल में बहने वाला पानी। अब आप कहेंगे सर ये तथ्य कहीं नहीं मिल रहा है हमको। ये तथ्य अगर आपको नहीं मिल रहा है, मैं आपको किताब का नाम बता दूं, हिंदी कहानी का विकास, मधुरेश की जब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर ये मिल जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ गाइड से नहीं, जो किताबें हैं, जो मूल रचनाएं हैं, उन्हीं की बात की जाती है। तो प्रेमचंद को कमलेश्वर ने क्या कहा? पकी फसल में बहने वाला पानी। नई कहानी की समय सीमा किसने क्या माना है?
नई कहानी की समय सीमा मधुरेश की अगर बात करें तो इन्होंने 1954 से 1963 माना। रामचंद्र तिवारी की बात करें तो इन्होंने 1954 से 1960 माना है। कहानी पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी, भैरव प्रसाद गुप्त की है। नई कहानी पत्रिका दिल्ली से प्रकाशित होती थी, भैरव प्रसाद गुप्त की है। नामवर सिंह ने शिव प्रसाद की दादी माँ कहानी को हिंदी की पहली नई कहानी माना। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि जब नामवर सिंह की बात आती है तो कई लोग कहते हैं कि सर परिंदे को माना है, लेकिन ध्यान दीजिए, परिंदे संग्रह पहली पुस्तक और पहली कहानी दोनों में फ़र्क है। नामवर सिंह ने शिव प्रसाद की दादी माँ कहानी को हिंदी की पहली नई कहानी माना और निर्मल वर्मा के पहले कहानी संग्रह परिंदे को नई कहानी की पहली कृति माना। यही दोनों में अंतर है, यही अंतर दोनों में है। और इसी में जब प्रश्न आता है लोग गलत कर बैठते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मधुरेश की किताब जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा। एक एक चीज इसीलिए आपको बताई जाती है यहां पर कि इन चीजों पर ध्यान रखें। नई कहानी की प्रवृत्तियों की अगर हम बात करते हैं कि नई कहानी की प्रवृत्तियां कौन सी हैं, तो नई कहानी की प्रवृत्तियों में आप देखेंगे तो अनुभूति की प्रामाणिकता या भोगे हुए यथार्थ पर नई कहानी में बल दिया गया है। अनुभूति की प्रामाणिकता, अनुभूति की जब प्रामाणिकता और भोगे हुए यथार्थ की बात आती है तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है कि नई कहानी आज़ादी के बाद मध्य वर्ग द्वारा भोगे हुए यथार्थ पर बल को प्रामाणिकता और ईमानदारी से प्रस्तुत करती है और इसका बल अनुभूति की प्रामाणिकता पर रहता है। प्रामाणिकता की जब बात आती है तो राजेंद्र यादव ने लिखा है, प्रामाणिकता की जब बात आती है तो राजेंद्र यादव ने लिखा है कि अब कोई रेशमी पर्दा नहीं, वास्तविकता को पूरी प्रामाणिकता के साथ, पूरी सच्चाई के साथ उभरने दो। इसीलिए नई कहानी ने समाज, परिवार, कुंठा, भीड़वाद, अजनबीपन, यौन संबंधों को कथ्य के लिए चुना और ये कहानीकार यथार्थ को रूबरू देखने के और हर पूर्वाग्रह परंपरा को तोड़ने का प्रयास किए हैं। आप देखेंगे राजकमल चौधरी की रचना, आप देखेंगे दाम्पत्य, मनु भंडारी की कहानी आप देखें ऊंचाई, कमलेश्वर की कहानी देखें हताश, तलाश, तो इन सब में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद या किसी भी विचारधारा को जीवन का अंतिम सत्य मानने को तैयार नहीं है यह नई कहानी। कहानी को जीवन के वास्तविक अनुभवों के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए। मांस का दरिया की भूमिका में कमलेश्वर ने लिखा है कि नई कहानी आग्रहों की कहानी है, प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थ बोध। नई कहानी के केंद्र में शहरी मध्य वर्ग का जीवन है या कृति है, जो रचनाएं हैं वही केंद्र में है। नई कहानी का सबसे मुख्य विषय है मानवीय संवेदनाओं में विद्यमान बिखराव की समस्या। इस कहानी का अन्य विषय नारी और पुरुष के संबंधों में आया हुआ महत्वपूर्ण बदलाव है। नई कहानी यौन नैतिकता की पुनर्व्याख्या करती है। जब बात नई कहानी की आती है, आपने राजेंद्र यादव का एक दुनिया समानांतर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो जरूर ध्यान दें। नई दुनिया समानांतर को 4 भागों में विभाजित किया गया। पहले भाग में जो पीढ़ी है, वर्तमान की पीढ़ी है, गुजरते हुए साये या पितृवर्ग, वर्तमान पीढ़ी की बदलती हुई जो दृश्य है उस पर आधारित जो कहानियां हैं, दया, उदासीनता और फिर उपहास, इस पर जो कहानियां हैं वो इसमें संकलित की गई। जैसे मार्कंड की कहानी, गौर से जरूर सुन लें। मार्कंड की कहानी हंस आ जाए अकेला, गुलरा के बाबा। कमलेश्वर की 3 कहानियां, देवा की माँ, किसके लिए, दुनिया बहुत बड़ी है। मोहन राकेश की कहानी आद्रा। शिव प्रसाद की कहानी कर्मनाशा की हार। गुलशेर खां सानी की कहानी गंदले जल का रिश्ता। मनु भंडारी की कहानी अकेली। भीष्म साहनी की कहानी चीफ की दावत। राजेंद्र यादव की 2 कहानियां हैं, तलवार पंच हजारी, बिरादरी बहार और मनोहर श्याम जोशी का एक दुर्लभ व्यक्ति। ऐसे ही दूसरे भाग में आप देखेंगे कि पर्णों और परिणय वर्ग में
नारी और पुरुष के आपसी संबंधों के दबे घुटे बदले स्वर को मुखरित करने वाली जो कहानियाँ हैं वो दिखाई गई। जैसे मोहन राकेश की अपरिचित कहानी है, फौलाद का आकाश कहानी है, निर्मल वर्मा का अंधेरे में कहानी है, लवर्स कहानी है, अंतर कहानी है, फणीश्वर नाथ रेणु की तीसरी कसम कहानी, तीन बिंदिया कहानी, अच्छे आदमी कहानी। तो इस तरीके से बहुत सारी कहानियाँ हैं। शेखर जोशी का कोसी का घटवार है, उषा प्रेमवदा का मोहबंद है, ऐसे रमेश बछी की कहानी, प्रयाग शुक्ल की कहानी, कमलेश्वर की कहानी, राजा निर्बंसिया, नीली झील जो लिखा नहीं जा सकता कमलेश्वर का। तो ये सब कहानियाँ दिखाई गई। टूटे हुए पुरुष वर्ग की दुनिया की भागदौड़ में खोए हुए जो लोग हैं उन पर समर्पित कहानियाँ दिखाई गई। इसके अलावा बिखरी हुई नारी जीवन है उनकी कहानियाँ दिखाई गई एक दुनिया समानांतर में। तो ये सब नई कहानी के कहानीकार हैं। नई कहानी के कहानीकार में आप देखेंगे मोहन राकेश का नाम आता है, राजेंद्र यादव का नाम आता है, निर्मल वर्मा, शेखर जोशी, धर्मवीर भारती, फणीश्वर नाथ रेणु, कृष्णा सोबती, उषा प्रेमवदा, मनु भंडारी, हरिशंकर परसाई, कमलेश्वर, शिव प्रसाद। तो ये सब नाम आते हैं नई कहानियों में। देखिए, जब कहानी की बात आती है, वापसी कहानी आप जानते हैं उषा प्रेमवदा की है वापसी कहानी। लेकिन बाई द वे कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आ जाता है कि वापसी कहानी किसकी है और नाम उषा प्रेमवदा का नहीं है। अब उषा प्रेमवदा का नाम नहीं है तो फिर आप परेशान हो जाएंगे, अभी तक तो मैंने उषा प्रेमवदा ही पढ़ा है, आखिर ये वापसी कहानी है किसकी? तो वापसी शीर्षक कहानी चंद्रगुप्त विद्यालंकार ने भी लिखा है। चंद्रगुप्त विद्यालंकार, ये भी ध्यान रखना, यानी उषा प्रेमवदा और चंद्रगुप्त विद्यालंकार दोनों ने वापसी शीर्षक कहानी लिखी है। और ये जो कहानी आप देखेंगे ये दूसरे विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी है। वापसी दूसरे विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी है। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए, कभी कभी एक आध प्रश्न आ जाता है, लोग कहते हैं ये तो मैंने सुना ही नहीं, प्रश्नवाचक पेड़ कहानी किसकी है? क्या आपको पता है? नहीं पता तो जरूर लिखिए, इसीलिए कहते हैं कि कॉपी पेन लेकर बैठे। राजेंद्र यादव का है प्रश्नवाचक पेड़। और ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नई कहानी में आप देखेंगे प्रेम संबंधों की असफलता से उपजी हताशा निम्न कहानियों में पर्याप्त विश्वसनीयता के साथ उपलब्ध है। जैसे बादलों के घेरे कृष्णा सोबती की कहानी, 55 खंबे लाल दीवारें उषा प्रेमवदा की कहानी। ये प्रेम संबंधों की जो असफलता है उससे उपजी मानसिकता को यहाँ पर दिखाया गया। पत्नी और प्रेमिका के बीच तनाव का वर्णन राजेंद्र यादव की कहानी कमजोर लड़की में देखने को मिलेगा आपको। बेरोजगारी की हताशा और मोहभंग निर्मल वर्मा की कहानियों में देखने को मिलेगा। डिप्टी कलेक्टरी कहानी अमरकांत की जो कहानी, इसमें भी प्रतीक्षा के हताशा में बदलने की प्रक्रिया को बेहद संवेदनशील ढंग से अंकित किया गया है। बूढ़े पात्रों के माध्यम से अपनी परंपरा से जुड़ने का ही सकारात्मक परिणाम दादी माँ कहानी शिवप्रसाद की है, उसमें देखा जा सकता है। मारकंड के गुलरा के बाबा में देखा जा सकता है। भीष्म साहनी के चीफ की दावत में देखा जा सकता है। तो इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि बूढ़े पात्रों के माध्यम से अपनी परंपरा से जुड़ने का सकारात्मक परिणाम किन कहानियों में मिलता है, किन किन कहानियों में मिलता है। तो दादी माँ कहानी, गुलरा के बाबा कहानी, चीफ की दावत कहानी। तो इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। नई कहानी में नई संवेदनशीलता के आधार पर नए रिश्तों के स्वरूप का संकेत देने वाली कहानियों में राजेंद्र यादव और मोहन राकेश की कहानी है एक खुली सांझ और अपरिचित कहानी। तो निम्न कहानियाँ प्रेम के प्रति अधिक लौकिक और यथार्थ दृष्टिकोण अपनाती हैं और प्रेम के अवसाद, उल्लास और उत्सव धर्मिता के विभिन्न रंगों और मनोदशाओं को गहरी संवेदना और विश्वसनीयता के साथ अंकित करती हैं। जैसे निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी जो पढ़ाया जाएगा आपके पाठ्यक्रम में है। तीसरी कसम फणीश्वर नाथ रेणु का जो आपके पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाएगा। शेखर का जोशी कोसी का घटवार जो आपके पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाएगा। नीली झील कहानी कमलेश्वर की है। वापसी कहानी उषा प्रेमवदा के अलावा चंद्रगुप्त विद्यालंकार ने भी लिखा। वापसी शीर्षक उपन्यास गुलशन नंदा का है। वापसी कहानी उषा प्रेमवदा की है। रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी की कहानी।
जबकि वापसी कहानी जो चंद्रगुप्त विद्यालंकार का है वो दूसरे विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। वैसे यहाँ पर आप जब देखेंगे तो यहाँ जब नई कहानी की बात होती है तो इस नई कहानी में शिल्प की अगर बात करें तो यहाँ पर नई कहानी में किस प्रकार के शिल्प का प्रयोग किया गया है, तो नई कहानी ने एक मिश्रित शिल्प को जन्म दिया है। और मिश्रित शिल्प में आप देखेंगे डायरी शैली आपको देखने को मिल जाएगी, संस्मरण शैली मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, रिपोर्टाज, इन सारी शैलियों प्रविधियों का प्रयोग हुआ है। जो राजा निर्वंशिया कहानी है, राजा निर्वंशिया जो आपके पाठ्यक्रम में है, राजा निर्वंशिया किस शैली में लिखी गई है, तो लोक कथा शैली में है, लोक कथा शैली में है। ऐसे सर्वदा के खत पत्रात्मक शैली में है। तिच्छ रक्षिता की डायरी शैली में लिखी गई कहानी है। तो इस तरीके से कई कहानियां आपको देखने को मिलेंगी और इस तरीके के शिल्प का प्रयोग किया गया। वही सांकेतिकता तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अंतर्द्वंद भी इस समय के कहानियों में आपको देखने को मिलेगा। अंतर्द्वंद नई कहानी में अंतर्द्वंद भी देखने को मिलेगा, क्योंकि स्वतंत्रोत्तर काल में पुराने मूल्यों के विघटन और नए मूल्यों के बनने से एक अंतर्द्वंद की स्थिति तो उत्पन्न ही होगी। और इस अंतर्द्वंद को आप देखेंगे इन कहानियों में, जैसे आप देखेंगे मलबे का मालिक, इसमें अंतर्द्वंद आपको देखने को मिलेगा। मोहन राकेश की जो कहानी है, उषा प्रेमवदा की जो कहानी है कोई नहीं। देखिए इससे क्या होता है कि इससे आपको कहानी का नाम भी याद आ जाता है, बार बार कहानी का नाम सामने आता है मिलान करने के लिए, या विषय वस्तु कभी पूछा जाए तो वो आपको याद हो जाता है। कोई नहीं उषा प्रेमवदा की कहानी। छोटे छोटे ताजमहल राजेंद्र यादव की कहानी, इसमें भी आपको अंतर्द्वंद देखने को मिलेगा। ऐसे ही नई कहानी में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कुंठा भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि स्वतंत्र मानों की जो कुंठा है, निराशा है, पीड़ा है, ये सब जो देखने को मिलेगा वो कहानियों के माध्यम से आप देख सकते हैं। जैसे अमरकांत की जो कहानी है, अमरकांत की कहानी दोपहर का भोजन, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। दोपहर का भोजन, इसमें आपको कुंठा देखने को मिलेगा। गरीबी की त्रासदी पर आधारित कहानी अगर आप देखें तो रविंद्र कालिया का आप देखिए इतवार का दिन लिख लीजिए, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कॉपी पेन लेकर बैठें। भ्रष्टाचार पर आपको देखना है तो कमलेश्वर की खोई हुई दिशाएं देखिए, तो इस पर आपको कुंठा देखने को मिल जाएगा। तो कुंठा है, अंतर्द्वंद है, व्यक्ति चेतना है, ये सारी चीज़ नई कहानी में देखने को आपको मिलेगा। अब इसके बाद हम आ जाते हैं आ कहानी पर, जो 1960 में प्रारंभ हुई। गंगा प्रसाद विमल आ कहानी से संबंधित है, यानी सन 60 के बाद आ कहानी का आंदोलन शुरू हुआ। फ्रांस में एंटी स्टोरी की जो भूमिका थी, लगभग वही भूमिका यहाँ भारत में आ कहानी में देखने को मिलती है। यानी जीवन के अस्वीकार का सिद्धांत, लिख सकते हैं जीवन के अस्वीकार का सिद्धांत, यह आ कहानी का प्रमुख तत्व है। सन 60 के बाद की कहानी के मूल में जीवन के अस्वीकार का सिद्धांत विद्यमान है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य। सीधा प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से किस कहानी में जीवन के अस्वीकार का सिद्धांत विद्यमान है, तो सन 60 के बाद की कहानियों में, यानी मुख्य रूप से आ कहानी में व्यर्थता बोध इन कहानियों में प्रमुख रूप से दिखाई देता है। भावबोध के धरातल पर संत्रास, आत्मपीड़न, अकेलापन, अजनबियत, विसंगति का चित्रण दिखाई देता है। श्रीकांत वर्मा की झाड़ी कहानी, प्रयाग शुक्ल की अकेली आकृतियां कहानी, विश्वेश्वर की दूसरी गुलामी, इन सब में व्यर्थता बोध आपको देखने को मिलेगा। एक और शुरुआत कहानी के आधार पर नामोर सिंह ने आ कहानी का प्रवर्तक किसे माना है? निर्मल वर्मा को माना है। किसके आधार पर? तो एक और शुरुआत कहानी के आधार पर नामोर सिंह ने आ कहानी का प्रवर्तक किसे माना? निर्मल वर्मा को माना। आ कहानी कथा के अस्वीकृत आधारों का विशेष तथा किसी भी तरह के मूल्य स्थापना का अस्वीकार है। ये कथन किसका है? तो गंगा प्रसाद विमल का है। ये किसके तहत है? तो आ कहानी के तहत है।
आ कहानी के तहत है। आ कहानी की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो जीवन के मूल्यों का तिरस्कार सबसे पहले है। यौन उन्मुखता, शिल्पगत अमूर्तता, अतिशय आधुनिकता, परंपरा का पूर्णकार, ये आपको आ कहानी में मिलेगा। आ कहानी का मूल तत्व है। और आप देखेंगे आ कहानी में सेक्स और समलैंगिकता पर भी लिखा गया है। यौन उन्मुखता की बात होती है तो यौन उन्मुखता पर आप देखेंगे मणि मधुकर की कहानी का नाम आपको याद होगा। मणि मधुकर नहीं याद तो लिख लीजिए कटघरे। मणि मधुकर का कटघरे लिख लीजिए। मणिका मोहिनी का है एक मेरा दोस्त। मणिका मोहिनी नाम ही बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा। मणिका मोहिनी की कहानी का नाम लिख लीजिए एक मेरा दोस्त। वहाँ पर भी आपको यौन उन्मुखता की कहानी आपको मिल जाएगी। आ कहानी के कहानीकारों में अगर हम देखें तो गंगा प्रसाद बिमल हैं, जगदीश चतुर्वेदी हैं, रविंद्र कालिया हैं, रमेश बची हैं, श्रीकांत वर्मा हैं, विजय मोहन हैं, प्रयाग शुक्ल हैं, सुधा अरोड़ा, विश्वेश्वर, दूधनाथ सिंह, ये सब इसी के तहत आते हैं। अब इसके बाद में गंगा प्रसाद बिमल की अगर और आगे बात करें तो गंगा प्रसाद बिमल आ कहानी में तत्कालीन यूरोप में सक्रिय कला और साहित्य जगत के अनेक प्रभावों को घुला मिलाकर प्रस्तुत करते हैं। जीवन में स्थापित मूल्यों और नैतिक हस्तक्षेप का विरोध, जिस मूल्य को आ कहानी में प्रस्तुत किया गया वो विद्रूपताओं और कुंठाओं का शिकार मनुष्य है। बीच की दरार कहानी, जिसका मूल स्वर क्या है? मूल स्वर है प्रतीक्षा और त्रास। शीर्षक कहानी, पिता पुत्र और बहुत कुछ दो मित्रों की तरह रहते हैं, इतनी आधुनिकता इस कहानी में है। विध्वंस कहानी में आप देखेंगे तो अनिश्चय और निर्णयहीनता के आरोपण की कहानी है। अभिशाप कहानी त्रास और विभ्रंश से उत्पन्न भय की उपज है। रविंद्र कालिया की कहानियों की अगर बात करें तो बड़े शहर का आदमी कहानी, 50-155 कहानी, ये मान्यता प्राप्त संबंधों और मूल्यों के नकार पर आधारित है। वहीं त्रास कहानी संबंधों में बदलाव और उसमें निहित संकट की गंभीरता को दिखाया गया। 9 साल छोटी पत्नी कहानी एक प्रमाणिक झूठ कहानी, कोजी कार्नर कहानी, डरी हुई औरत कहानी, ये प्रेम और स्त्री पुरुष संबंधों को केंद्र में रखकर लिखी गई कहानी है और ये एक बार परीक्षा में पूछा भी गया है। 9 साल छोटी पत्नी कहानी। अब इसके बाद में अगर सचेतन कहानी की हम बात करें तो महीप सिंह के आधार पर 1860 के बाद आप देखेंगे, थोड़ा सा भूमिका आप जान लें कि 1860 के बाद के आंदोलन में आ कहानी की प्रतिक्रिया में, किसकी प्रतिक्रिया में? तो आ कहानी की प्रतिक्रिया में सचेतन कहानी प्रारंभ हुई, जिसका श्रेय किसे है? महीप सिंह को है। महीप सिंह का मानना है कि कहानी को वैयक्तिकता से मुक्त करके वैचारिक धरातल पर प्रतिष्ठित करना आवश्यक है। वे कहते हैं कि सचेतनता एक दृष्टि है और वह दृष्टि जिसमें जीवन जिया जाता है। सचेतनता एक दृष्टि है जिसमें जीवन जिया जाता है और जाना भी जाता है, यह महीप सिंह ने कहा है। महीप सिंह के आधार पत्रिका के सचेतन कहानी विशेषांक से इस कहानी आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है। यानी किस कहानी आंदोलन से किस पत्रिका का संबंध है, यह भी जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। सचेतन कहानी जिंदगी की स्वीकृति की कहानी है। सचेतन कहानी जिंदगी की स्वीकृति की कहानी है। वह अकेलेपन और बनावटी घुटन का प्रदर्शन नहीं करती। सचेतन कहानी मृत्यु संत्रास की प्रवृत्ति को पश्चिम से आयातित और थोपी गई मानती है और आत्मसंघर्ष, सजगता, जागरूकता का समर्थन करती है। और इसने कहानी के एब्सर्ड दर्शन जो है उसका विरोध किया है। इसमें माना गया है कि नई कहानी और कहानी के दौर की कहानियां संत्रास और निरर्थकता बोध को इतना ज़्यादा दिखाती हैं कि जीवन जीने की इच्छा खत्म होने लगती है। सचेतन कहानी संघर्ष और जागरूकता का समर्थन करने वाली कहानी है। ये बिंदु आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि आप देखेंगे इस सजगता की प्राप्ति घटनाओं के संकलन से नहीं होती, बल्कि बदलते हुए युग और परिवेश के दबाव में बनते बिगड़ते मानव संबंधों व मूल्यों की सही पहचान से होती है।
और इसीलिए इस कहानी के, इस आंदोलन में शिल्प के आधार पर कोई नवीनता है तो यही कि सपाट व सरल है, और इसी आधार पर इसकी पहचान भी बनी है। यह कोई शिल्पगत आंदोलन नहीं है, बल्कि यह एक वैचारिक आंदोलन है। इसमें आप देखेंगे जो महत्वपूर्ण कहानीकार हैं, जैसे मधुकर सिंह है, कमल जोशी हैं, योगेश गुप्ता है, हिमांशु जोशी, मनहर चौहान, महीप सिंह, ये सारे लोग हैं। महीप सिंह की आप उलझन कहानी देखिए, एकदम सीधा सपाट कहानी। महीप सिंह के उजाले के उल्लू देखिए, उजाले के उल्लू, बहुत ही सपाट कहानी। तो इस तरीके से आप कई सारे कहानीकारों के आप कहानी देखेंगे, बहुत ही सपाट और सीधी कहानी है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, एक एक करके आगे बढ़ेंगे। कमलेश्वर की कहानी दिल्ली में एक मौत की तरह महीप सिंह ने अपनी कहानी स्वराघात में महानगर में मृत्यु से संबंधित प्रतिक्रियाओं का आकलन किया है। इसमें लाला दूनी चंद की बेटी बिमला दिल के दौरे से मर जाती है स्वराघात कहानी में। मनहर चौहान की कहानी 20 सुबहों के बाद में महानगर बंबई के जीवन की व्यस्तता और विसंगतियों को अंकित किया गया है। मनहर चौहान की कहानी 20 सुबहों के बाद में कौन सी कहानी किसकी है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। योगेश गुप्त की कहानी इंक्लोजर देखिए, इसमें महानगर का आतंक और अलगाव को दर्शाया गया। टूटा हुआ कोला कहानी, बहुत सारी बातें कहानी, मध्यवर्गीय जीवन के विद्रुताओं की कहानी है। प्रताप कहानी, गतिसीमा कहानी, बहता शून्य और टेलीफोन बूथ कहानी, द केव कहानी, अबरक के फूल कहानी, ये उलझन और अमूर्तन की प्रवृत्ति के शिकार का मार्मिक चित्रण किया गया। कुलभूषण की कहानी सीढ़ी कहानी है, जिसमें निम्न वर्गीय युवा दंपत्ति के मूल और महत्वाकांक्षा को केंद्र में रखकर लिखा गया। अब यहाँ पर अगर हम समानांतर कहानी की बात करें तो 1970 के बाद से समानांतर कहानी आंदोलन कमलेश्वर ने शुरू किया। 70 के दशक के बाद से ही ये मालूम किया जाने लगा कि आम आदमी हिंदी कहानी से अपेक्षित हो गया है। और यह आम आदमी कौन है? मजदूर है, किसान है, शोषित पीड़ित वर्ग है। आम आदमी शब्द का प्रयोग सर्वहारा शब्द के विरोध में हुआ है। ये भी ध्यान रखिएगा कि आम आदमी शब्द का प्रयोग किसके विरोध में हुआ? तो सर्वहारा शब्द के विरोध में हुआ। समांतर कहानी ने इसी आम आदमी को केंद्र में रखा और इसकी दृष्टि समाजवादी थी। इन कहानीकारों के लेखन में जो संस्थापनाएं हैं, जो मान्यताएं हैं, वो अभी हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि इसका सूत्रपात सारिका पत्रिका के माध्यम से हुआ। यानी समांतर कहानी का संपर्क का संबंध किससे है? सारिका पत्रिका से। संपादक कौन है? कमलेश्वर ने धर्मयुग पत्रिका में कहानी के विरोध में अय्यास प्रेतों का विद्रोह शीर्षक लेख लिखा। अब अय्यास प्रेतों का विद्रोह शीर्षक लेख किसका है? कमलेश्वर का है। किस कहानी के विरोध में लिखा? कहानी के विरोध में लिखा। किस पत्रिका में छपा? धर्मयुग पत्रिका में छपा। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस आंदोलन के कहानीकार वामपंथ के इस विचार से सहमत थे कि साहित्य के केंद्र में आम आदमी होना चाहिए, किंतु वह समाजवादियों के सर्वहारा चिंतन से सहमत नहीं थे। इनके अनुसार सर्वहारा एक खास सिद्धांत से जुड़ा शब्द है और यह भारत में आम आदमी की समग्रता के प्रति न्याय नहीं कर सकता। समानांतर कथाकारों ने देश में आम आदमी के आर्थिक अभाव, संघर्ष और समस्याओं को पहचाना और इसी चेतना ने उन्हें आम आदमी को साहित्य के केंद्र में लाने की प्रेरणा दी। आम आदमी का संघर्ष उस शोषण प्रधान व्यवस्था से है जिसमें सामंतवादी, पूंजीवादी और संप्रदायवादी शक्तियों की साजिश शामिल है। समानांतर कहानी में इस संघर्ष को बाखूबी चित्रित किया गया है। समानांतर कहानी संस्थाओं और व्यवस्थाओं के वर्ग चरित्र की पहचान करती है और उन्हें बेनकाब करती है। इसमें शिल्प का आग्रह नहीं है। कहानी को अमूर्त बनाने वाले शिल्पगत तत्वों का निषेध किया गया है। डॉक्टर विनय ने कहा है कि आम आदमी सिर्फ आदमी है, वह किसान, मजदूर, क्लर्क, सर्वहारा वर्ग में बटा हुआ ना होकर एक संश्लिष्ट व्यक्ति है। वह मधुरेश ने कहा, मध्यकालीन कवियों की तरह कमलेश्वर का यह आम आदमी भी एक निर्गुण, अमूर्त, निराकार और रूपहीन तत्व है जिसे आसानी से देखा और पहचाना जा सकता
देखा और पहचाना नहीं जा सकता है। समानांतर कहानी के कहानीकारों में आप देखेंगे आशीष सिन्हा हैं, इब्राहिम शरीफ हैं, कामता नाथ है, जितेंद्र भाटिया हैं, निरुपमा सेवती हैं, मधुकर सिंह हैं, मृदुला गर्ग, सुधा अरोड़ा, सतीश जमाली, कमलेश्वर, सेवाराम शास्त्री, मेहरुन्निसा परवेज, दामोदर सदन, आलम खान, स्वदेश दीपक, ये सब हैं। और इनकी कहानियाँ आप जरूर पढ़ लीजिएगा। जो भी छोटी मोटी पुस्तक किसी के पास पढ़ी हो, ऐसा तो नहीं कि साहित्य के विद्यार्थी हैं तो एक भी पन्ने आपके पास बाहर का नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इनकी कहानियाँ जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। अंधेरे का सैलाब कहानी जो कि सेवाराम शास्त्री का है, वैसे जो महत्वपूर्ण है वो तो मैं बता ही दे रहा हूँ। अंधेरे का सैलाब कहानी सेवाराम शास्त्री का है। इस कहानी में दो परिवारों के समानांतर चलने वाली कुछ कृत्रिम आरोपित स्थितियों की कहानी है। मेहरुन्निसा परवेज का जो आतंक भरा सुख है वो इसमें भिन्न और दूसरे स्वर वाले अभावों की कहानी है। स्वदेश दीपक के तमाशा संग्रह की तमाशा जय हिंद के एक बार फिर आदि कहानियों में आदमी की पीड़ा यातना अभाव को अंकित किया गया है। देखिए, जब ऐसे नए नए कहानियों की बात आती है और मैंने पूछा एक बार कि बांधो ना नाव इस ठाव, बांधो ना नाव इस ठाव, कहानी किसकी है, कहानी किसकी। अब कुछ लोग पंक्तियों पर जाने लगे। भाई पंक्तियां नहीं, कहानी पूछी गई कि बांधो ना नाव इस ठाव, कहानी किसकी है। अब कई लोग कहते हैं सर मुझे नहीं पता, मैंने पढ़ा ही नहीं। मैंने यूट्यूब पर दिया है, आप देख सकते हैं। कम्युनिटी में मैंने प्रश्न दिया है, उससे आप जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा, यहाँ पर भी जरूर कमेंट करिएगा। और बाकी लाइव क्लास में रात में हम लिखाएंगे आपको। तलाश के बाद चुनौती और स्वीकृति, दंशित, आतंक बीज आदि कहानियाँ निरुपमा सेवती की हैं। अब सक्रिय की कहानी की अगर हम बात करें तो सक्रिय कहानी की अवधारणा में जनवादी कहानी और समानांतर कहानी की अवधारणा को शामिल किया गया। अब यहाँ पर आपके लिए प्रश्न यह बन सकता है कि सक्रिय कहानी में किन दो कहानी आंदोलन का समावेश है। तो इसमें जनवादी कहानी और समानांतर कहानी, इन दो कहानियों का समावेश है। दोनों कहानियों की अवधारणा को शामिल किया गया। ये आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य है। अब जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो कुछ लोग कहते हैं सर ये तो देखा ही नहीं, ये तो सुना ही नहीं। जरूर ध्यान दीजिए, इसीलिए तो पढ़ाया जाता है, इसीलिए तो समझाया जाता है, इसीलिए तो बार बार कहते हैं कॉपी पेन लेकर बैठें। इसमें माना गया कि कहानीकारों को समस्याओं का निष्क्रिय प्रस्तुतिकरण नहीं करना चाहिए, बल्कि उनसे लड़ने का हौसला भी पाठक को देना चाहिए। राकेश वत्स से मंच पत्रिका द्वारा इस आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। मंच पत्रिका, राकेश वत्स ने कहा कि सक्रिय कहानी का सीधा और स्पष्ट मतलब है कि चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता की कहानी। सक्रिय कहानी के कहानीकारों में राकेश वत्स हैं, रामेश बत्रा हैं, चित्रा मुदगल है, सच्चिदानंद धूमकेतु हैं, सुरेंद्र कुमार हैं, धीरेन्द्र अस्थाना है, ये लोग हैं। जनवादी कहानी, अब जनवादी अगर हम कहानी की बात करें तो 7वें दशक के अंतिम वर्षों में जनवादी कहानी सामने आई। इन कहानियों की अनिवार्य प्रतिबद्धता किसानों मजदूरों के प्रति है। जनवादी कहानीकारों ने कहानी को सीधे जन संघर्ष से जोड़ने का प्रयास किया है। जनवादी कहानीकारों पर वामपंथी विचारधारा का प्रभाव है। किसका प्रभाव है, लिख लीजिए। जनवादी कहानीकारों पर वामपंथी विचारधारा का प्रभाव है और इसे प्रगतिवाद का नया संस्करण माना जाता है। प्रगतिवाद का नया संस्करण। अब कुछ लोग कहेंगे सर प्रगतिवाद का, अगर पूछ लिया गया प्रगतिवाद का नया संस्करण किसे माना जाता है, तो कहेंगे सर ये तो मिला ही नहीं। मिलेगा तब, ये आपका उत्तर नहीं होगा। मिलेगा नहीं, ये कहिए कि आपने पढ़ा नहीं, आपने सिर्फ गाइड के भरोसे रहा, आप सिर्फ प्रश्नोत्तरी के ऊपर निर्भर रहे, मूल किताब पर आपने ध्यान नहीं दिया। ये कहिए प्रगतिवाद का नया संस्करण किसे कहा जाता है, जनवादी कहानी को कहा जाता है। जनवादी कहानी को प्रगतिवाद का नया संस्करण कहा जाता है। वर्ग संघर्ष समानांतर कहानी में अच्छी तरह उभर कर नहीं आ पाया था। जनवादी कहानीकारों ने वर्ग संघर्ष चेतना को रूपायित किया
और इन कहानीकारों ने अपनी रचनाओं में गांव के माहौल को भी उजागर किया। तो 1977 में दिल्ली विश्वविद्यालय में जनवादी विचार मंच की स्थापना हुई। जनवादी विचार मंच की स्थापना 1977 में कहाँ हुई? तो दिल्ली विश्वविद्यालय में हुई, जिसका पहला राष्ट्रीय अधिवेशन 1982 में दिल्ली में ही हुआ। और यह आंदोलन स्वयं को प्रेमचंद की कहानी परंपरा के विकास के रूप में देखता है। यह कहानी सरबराह पर किए जा रहे शोषण के विरोध संघर्ष पर सर्वाधिक बल देता है और किसान मजदूर आदि के संघर्ष को सूक्ष्मता और सजगता से उभारता है। मार्क्सवाद को आधार बनाकर ये लेकर चलता है। मार्क्सवाद को आधार बनाकर तभी मैंने आपको लिखा है कि प्रगतिवाद का नया संस्करण माना जाता है। कफन और पूस की रात में जनवादी लेखन परंपरा का प्रारंभ माना जाता है और इसके बाद रामचंद्र तिवारी ने इस परंपरा के तहत इन कहानीकारों को माना है कि कहानी और कहानीकारों को माना, जैसे पर्दा कहानी यशपाल की, ये माना कि जनवादी कहानी है। गदल कहानी रांगे राघव की जनवादी कहानी के तहत है। हड़ताल कहानी भैरव प्रसाद गुप्त का जनवादी कहानी के तहत है। हंसा जाई अकेला मारकंड का जनवादी कहानी के तहत है। चीफ की दावत भीष्म साहनी का जनवादी कहानी के तहत है। अमरकांत का दोपहर का भोजन जनवादी कहानी के तहत है। बोझ कहानी शेखर जोशी का, ये भी जनवादी कहानी के तहत है। तो ये सब जनवादी कहानी के तहत है। जनवादी कहानीकारों में अगर कहानीकारों की बात करें तो रमेश उपाध्याय है, नमिता सिंह है, असगर वजाहत हैं, उदय प्रकाश हैं, भीष्म साहनी, अमरकांत, काशीनाथ सिंह, विजयकांत, मधुकर सिंह, इसराइल, तो ये सब इसमें हैं। रमेश बत्रा हैं, सूरज पालीवाल हैं, विजेंद्र अनिल हैं, तो ये सब इसके तहत आएंगे। तो यहाँ तक आपने देखा कि मैंने ये सारी कहानियों के बारे में आपको बताया। ये वीडियो आपको कैसा लगा, लेक्चर कैसा लगा? इतने कम समय में 35 मिनट में ये सारी चीज़ें आपको समझाई गई। बाकी इनकी जो कहानियाँ हैं, इन पर आधारित जो प्रश्न हैं, वो रात में लाइव कक्षा में हम कराएंगे। पुनः एक बार कहेंगे, जो नए लोग हैं अगर वो जुड़ना चाहते हैं, पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस नंबर पर वो संपर्क कर सकते हैं। जो उनका लेक्चर छूटा है वो भी मिल जाएगा और परीक्षा से पहले सारी चीज़ें कंप्लीट करा दी जाएंगी।